हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन माइनिंग। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर इन माइनिंग में। तो मैंने इससे पहले 10 क्वेश्चन करवाया था, एमसीक्यू का सोल्यूशन करा रहा हूँ, जो कि फोरमैन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको। और भी बहुत कुछ मटेरियल मैंने यहाँ पे पहले से प्रोवाइड रखा है, और धीरे धीरे एग्जाम से पहले मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइन फोरमैन का कार्य है? निम्नलिखित में से कौन सा माइन फोरमैन का कार्य है? तो माइन फोरमैन का रेगुलेशन किस में दिया गया है? तो आपको पता होगा, रेगुलेशन नंबर 46 MMR 1961 में 46 में दिया गया है। तो माइन फोरमैन का कार्य और जिम्मेदारियाँ क्या हो जाती हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है सी इज़ करेक्ट। ठीक, सी ऑप्शन। क्या बोला है सी में कि फोरमैन उच्च अधिकारियों के आदेशों के अधीन रहते हुए खदान के उस जिले उत्तरदायित्व और नियंत्रण यानी कंट्रोल करेगा और प्रबंधन द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करेगा माइन फोरमैन। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। माइन फोरमैन के कार्य और जिम्मेदारियाँ MMR 1961 के किस नियम में दी गई है? जैसे मैंने अभी बताया, रेगुलेशन नंबर 46 यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाता है। रेगुलेशन 46 में ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइन फोरमैन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न 13 नंबर। HEMM ड्राइविंग ऑपरेशन कार्य में लगे कर्मचारियों के नेत्र अपवर्तन परिवर्तन कितने अंतराल पर कराया जाना चाहिए? जो नेत्र परीक्षण यानी आँखों की जांच की जानी चाहिए, कितने दिनों पर की जानी चाहिए? जो भी HEMM ऑपरेशन ड्राइवर चलाते हैं उनके लिए आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 12 मंथ। सही ऑप्शन 12 मंथ हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। अगला प्रश्न 14 नंबर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य खदान में कार्यरत कर्मचारी का कर्तव्य है? मतलब ड्यूटी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन, जो भी माइन में कार्यरत कर्मचारी है उसका कार्य क्या हो जाता है? इसका ऑप्शन ई इज़ करेक्ट है। ई मतलब ऑल ऑफ द एबव। कोई भी व्यक्ति ड्यूटी के दौरान चोट लगने पर उसे यथाशीघ्र अधिकारी या फर्स्ट स्टेशन तक ले जाएगा। सक्षम व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अधिकारी अनुमति के बिना किसी मतलब फेंसिंग अवरोध गेट खतरे को नहीं हटाएगा। कोई भी व्यक्ति ड्यूटी के दौरान किसी चोट पहुँचे उद्देश्य से पत्थर या वस्तु नहीं फेंकेगा। कोई भी ड्यूटी के दौरान सोएगा नहीं। ये सभी एक ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉय माइंस का कार्य है। अगला प्रश्न है 15 नंबर। डंपर की सुरक्षा विशेषता कौन सी है? डंपर की सुरक्षा विशेषता कौन सी है? देखिए 5 प्रकार की ब्रेक होती हैं, तो ये जानते रहिए। इमरजेंसी, स्टीयरिंग हो गई। 5 ब्रेकों का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखता हूँ आप सभी को पता है या नहीं। 5 डंपर ऑफ ब्रेक। तो इसमें विशेषता की बात कर रहा है, तो ये सभी चीज़ें तो नहीं हैं, याद रखिएगा। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट है। ठीक, ये आपकी विशेषता हो जाती है डंपर की सुरक्षा विशेषता यानी सेफ्टी फीचर्स ऑफ डंपर। अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर को पढ़ते हैं, फिर आंसर देखते हैं कि SOP मानक संचालन प्रक्रिया क्या है? SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या हो जाता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, बी करेक्ट ऑप्शन इज सही है। मतलब सेफ एंड डिसिप्लिन डॉक्यूमेंट, बी इज़ करेक्ट। सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अगला प्रश्न है 17 नंबर। SOP की आवश्यकता किसके लिए होती है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किसके लिए आवश्यकता होती है? तो ओनली ए एंड सी। ए मतलब इफ़िशियंसी दक्षता के लिए, सी मतलब कॉस्ट कंट्रोल के लिए, यानी डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, यानी सही उत्तर डी हो जाता है। बिल्कुल सारे प्रश्न समझिएगा और उत्तर दीजिएगा। अगर किसी प्रश्न में डाउट होता है या समझ नहीं आता है या लगता है कि मैं एक्सप्लेन अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, तो बिल्कुल बताइएगा, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में इम्प्रूव कर सकूँ। प्रश्न 18, संख्या 18 नंबर पर आता है। प्रश्न संख्या 18 पर तो देखिए, मैं पूरा विजुअल आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा माइनिंग मेट का कार्य व जिम्मेदारियाँ है। माइनिंग मेट के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ की बात करें तो रेगुलेशन नंबर 47 में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी का मतलब ऑप्शन ई इज़ करेक्ट। क्या हो जाएगा?
यह पूरा समय अपने कार्य में देगा और शिफ्ट समाप्त होने के बाद ब्लॉक नहीं छोड़ेगा जब तक आपका अगला माइनिंग मेट ना आ जाए। ब्लॉक में किसी दुर्घटना की सूचना मिलने पर तुरंत स्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य करेगा और निरीक्षण करेगा और नियमानुसार रिपोर्ट तैयार करेगा। डेली रिपोर्ट तैयार करता है और वरिष्ठ यानी अपने जो भी सीनियर ऑफिशियल पर्सन है उनका आदेश मानेगा और सौंपे गए ब्लॉक का उत्तरदायित्व नियंत्रण करेगा। प्रश्न संख्या 19 पर आते हैं। हिंदी में भी दिया गया है कि माइंस रूल 1955 के अनुसार प्रत्येक शेल्टर का फर्श क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। फर्श का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए तो बता दें 14 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी। अगर ये फर्स्ट एड का पूछता तो 10 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका शेल्टर का पूछ रहा था 14 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न 20। इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप लोग सही में वाकई में एक्टिव हैं या नहीं। 20 संख्या प्रश्न, IME और PME किसके लिए आवश्यक है। इनिशियल पेरीमेडिकल एग्जामिनेशन, पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है, ठीक है। प्रत्येक 3 वर्ष पर किया जाता है, ठीक है। प्रत्येक 1 वर्ष पर किया जाता है, ठीक है। इन तीनों का आंसर दीजिए। कब 5 वर्ष पर किया जाता है, कब 3 वर्ष पर किया जाता है और कब 1 वर्ष पर किया जाता है, बताइए। जब आपकी उम्र 5 साल 45 तक हो, जब 45 एवब हो और जब 60 एवब हो, तब हम 1 साल पे करेंगे, 3 साल पे करेंगे, 5 साल पे करेंगे। क्लियर। तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। 20 प्रश्न संख्या 20 का एनी डाउट होगा बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम करियर इन माइनिंग को फॉलो कर लीजिएगा। जॉब आपका वहाँ पर जितने भी स्टेटरी सर्टिफिकेट है ब्लास्टर मेड फॉर उनके लिए वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें करियर इन माइनिंग के साथ। स्टे कनेक्टेड आवर यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय माइनिंग।